ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज देखी थी KMnO4 की सारी तीनों मीडियम्स में। अब हम एक और इसका रिएक्शन देखेंगे कि जो KMnO4 होता है, ध्यान हो तो बेटा ये 11th में किया था जब हमने एल्कीन्स और एल्काइंस को किया था कि KMnO4 हमारा एक अच्छा क्या होता है, अनसैचुरेशन को टेस्ट करने का रिएजेंट भी होता है। जैसे अगर किसी एल्कीन और एल्काइन, ध्यान हो तो बेटा कौन से वाले कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस को हम टेस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ KMnO4 कि KMnO4 हमारा क्या है। जैसे मैं एक एल्कीन ले लूँ, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया, ये क्या है हमारी ईथीन, 2 कार्बन है तो एथ हो जाएगा, डबल बॉन्ड है तो ईन लग जाएगा। तो इसमें अब यहाँ पर जैसे ये हमने वाटर डाला, ठीक है ना, न्यूट्रल मीडियम में हम कह ले, एसिडिक मीडियम में भी शो कर देता है ये, पर जो हमारा एक्चुअल में KMnO4 का जो सोल्यूशन होता है ना बेटा एल्कलाइन वाला, उसको हम बेयर्स रिएजेंट कहते हैं। उसके लिए हम पर्टिकुलर क्या कहते हैं, बेयर्स रिएजेंट, ठीक है। हम ऐसे नेसेंट ऑक्सीजन करके लिखेंगे कि भाई वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसने ऑक्सीजन दिया, और यहाँ पर हम अपना क्या लिख देंगे, KMnO4 को लिख देंगे, ठीक है, एल्कलाइन KMnO4 ऐसे एरो के ऊपर लिख देंगे, रिएक्शन में यूज नहीं करेंगे कहीं। तुम्हें ध्यान हो तो बेटा ऐसे करके मैंने जब वीडियो भी तुम्हें भेजी थी, ध्यान हो तो कि डबल बॉन्ड हट जाती है और हर कार्बन पर हमारा ऐसे क्या आ जाएगा, OH OH आ जाएगा। डबल बॉन्ड अगर बीच में होती है, जैसे ये एंड पर ही है, तो फिर हमारा क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, मतलब वो हमारे किस में चेंज हो जाते हैं, डाई कीटोन में भी चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग रिएक्शंस थे, पर कोई भी रिएक्शन हो अगर, मतलब कोई भी एल्कीन हो, डबल बॉन्ड तो उसकी जाएगी जाएगी, ऐसे जब ट्रिपल बॉन्ड है तो वो भी जाएगी। मतलब KMnO4 डबली बॉन्डेड और ट्रिपली बॉन्डेड कंपाउंड के साथ जब रिएक्ट कर जाएगा KMnO4 तो उसका पर्पल कलर चला जाएगा। KMnO4 का जो सोल्यूशन होता है कैसा होता है, पर्पल कलर का। तुमने लास्ट ईयर हमने बनाया था, इस बार भी हम जब वॉल्यूमेट्री करेंगे फिर बनाऊंगी, तो वो पर्पल कलर का सोल्यूशन होता है। तो जो उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा तो उसका कलर चला जाएगा। तो अब मान लो मैं तुम्हें एक सैचुरेटेड कंपाउंड और एक अनसैचुरेटेड दो टेस्ट ट्यूब में, अब तुम दोनों में KMnO4 को ड्रॉपर से डालो, मान लो 5-5 बूंद डाली हमने, तो जिसमें उसका कलर ऐसे का ऐसा बना रहेगा वो तो है सैचुरेटेड कंपाउंड, और जिसमें उसका कलर चला जाएगा वो है एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड। मतलब अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड वाला भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड वाला भी हो सकता है। तो दिस इज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन कॉल्ड बेयर्स टेस्ट, एंड दिस रिएजेंट इज कॉल्ड बेयर्स रिएजेंट। समझ में आ रही बेटा बात। तो बेयर्स रिएजेंट बेसिकली KMnO4 का ही एल्कलाइन सोल्यूशन होता है। एक बार उसको कंफर्म करो, वो एल्कलाइन लिखा हुआ है उसमें, एक बार कंफर्म करो, ठीक है ना। तो हमारा एल्कलाइन जो KMnO4 का, कई बार ऐसे भी लिखा मिल सकता है तुम्हें कि KMnO4 एल्कलाइन ना लिखकर वो यहाँ पर क्या कर देगा, ऐसे एरो करके, मतलब ओब्लिक करके OH नेगेटिव आयन शो कर, ठीक है बेटा। तो वो भी एल्कलाइन को ही शो कर रहा है, क्लियर। तो ये सारे हमने मेन रिएक्शंस देखे KMnO4 के। स्टार्टिंग फ्रॉम हमने हीटिंग से शुरू किया था, फिर हमने एसिड्स के साथ देखा था कंसंट्रेटेड, और हमने कोल्ड देखा था, कंसंट्रेटेड और हॉट देखा था, फिर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया था, फिर एल्कली के साथ किया था, फिर हमने ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज देखी थी, वो भी हमने एसिडिक मीडियम में अलग देखी थी बेटा, न्यूट्रल और एल्कलाइन में अलग देखी थी, और लास्ट अभी हमने किया इसका टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। तो दीज ऑल आर द मेन रिएक्शंस ऑफ KMnO4। अब देखो कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं इसमें, हम इसको फिर KMnO4 को खत्म करते हैं। देखो अगर तुम एक तो देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट को, और एक अगर हम देखें पर मैंगनेट आयन को, दोनों में बताओ क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें बताओ क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, याद हो तो, क्योंकि हमने रिएक्शंस भी करे थे। क्रोमियम की इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल कर आई थी, +6, ठीक है। ध्यान करो ना बेटा, देखो ऐसे 2x - 14 = -2। देखो एक ऑक्सीजन की -2 होती है प्रिया, तो 7 की -14 हो जाएगी, बराबर में जो चार्ज है उसको रख देंगे, तो 2x = यहाँ पर 14 - 2 हो जाएगा। तो 2x = हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ये 12 कर देंगे और अलग कर लेते हैं, फिर 12/2, तो ये हमारी कितनी आ जाएगी बेटा, +6, ठीक है प्रिया। तो क्रोमियम की इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है बेटा, +6। ऐसे अगर मैं मैंगनीज में देखूँ तो MnO4 नेगेटिव में देखूँ तो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +7। अभी हमने किया है दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट में, ध्यान से देखो तो
क्रोमियम का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, क्या बनेगा? Cr+6 में क्या बनेगा इसका? 3d0। भाई 4s तो निकल ही जाएंगे तभी 3d के जाएंगे। भाई क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? प्रवेश, ध्यान है बेटा, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर ना बेटा ये ऐसे याद कर ले जैसे अपना नाम याद रहता है हमें, ठीक है प्रवेश? अपना नाम भूल जाओ बेशक कोई बात नहीं, इनके एटॉमिक नंबर मत भूलना कल से, ठीक प्रवेश? समझ में आ रही है बेटा बात? तो क्रोमियम का कितना होता है बेटा? 24, सबको पता है, ठीक है? अब 24 है तो 3d4 4s2 बनेगा, बट ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1 होता है। तो अब तुम देखो +6 का मतलब इसके ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो Cr+6 मतलब Cr2O72 नेगेटिव में क्रोमियम अपनी उस ऑक्सीडेशन स्टेट में है जिसमें इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d0 है। ऐसे ही MnO4 नेगेटिव में मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर जब Mn+7 में निकालोगे तो इसका भी क्या आएगा बेटा? 3d0 आएगा। अब ध्यान करके क्रिस्टल फ्लूइड थोड़ी से बताओ, अगर 3d0 कॉन्फ़िगरेशन होता है तो क्या कलर आता है कि नहीं आता? कलर नहीं आता, ना 3d0 में आता ना 3d10 में आता, पर ये तो कलर्ड कंपाउंड है। पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज रेड कलर का है, हमने देखा है बॉटल में। पोटेशियम परमैंगनेट भी कलर्ड कंपाउंड है, इट इज ऑफ पर्पल कलर, होते हैं ना बेटा, दोनों कलर्ड कंपाउंड है। तो इसके कलरिंग प्रॉपर्टी को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो यहाँ पर एक और भी हमारा फैक्टर आता है इनके कलर को अगर हम एक्सप्लेन करते तो दैट टर्म इज इट इज कलर, मतलब अगर मैं किसी एक के लिए लाऊं तो दे आर कलर्ड ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। तो यहाँ पर पर्टिकुलर कौन सा हमारा एक और फिनोमिनन आ जाता है, वो क्या होता है बेटा? चार्ज ट्रांसफर। देखो बेटा अब इसमें क्या होता है हमारा कि एक टर्म होती है चार्ज ट्रांसफर, तो बेसिक रीजन ये होता है, फिर उसके बाद चाहे डी ट्रांजिशन ही आती है, पर चार्ज ट्रांसफर होता है बेटा। वो कब होता है? देखो कोई भी अगर हमारा बहुत मतलब ऑक्सो एनायन है, ऑक्सो एनायन समझते हो कि बहुत सारे ऑक्सीजन्स ने एक कैटायन को सराउंड कर रखे हैं। अब चाहे वो हमारा Cr2O72 नेगेटिव है, देखो क्रोमियम इतनी सारी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है चारों तरफ से, ऐसे ही MnO4 नेगेटिव में भी इसके आसपास 4 ऑक्सीजन हैं। तुम देखो एक ही स्ट्रक्चर में कितनी सारा एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है। इसके पास से तो इलेक्ट्रॉन सारे चले गए, ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी अपने तो 2 लोन पेयर पहले से भी थे। ऑक्सीजन पहले से हर ऑक्सीजन एटम के पास यहाँ पर तुम देखो तो सबके पास 2 लोन पेयर्स भी हैं, ऊपर से क्रोमियम की भी ले लिए हैं। तो ऑक्सीजन इज सो मच रिच इन इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर ये क्या है? इट इज सो मच डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन। तो किसी स्ट्रक्चर में कभी ऐसा होता है ना कि इतना भेदभाव हो रहा होता है, तो कई बार हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला एटम लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले को थोड़ा चार्ज ट्रांसफर कर देता है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसके खाली डी ऑर्बिटल्स में क्या हुआ देता रहता है बीच बीच में। अब वो रेजोनेंस होती है, कभी ये ऑक्सीजन देता है, कभी वो देता है, कभी वो देता है, तो सातों बारी बारी से देते रहते हैं। तो उसे इलेक्ट्रॉन के आने से क्या है, जो क्रोमियम है उसका कॉन्फ़िगरेशन +6 से चेंज होकर +5 होता रहता है कंटिन्यूअसली, लगातार, पर अलग अलग ऑक्सीजन एटम्स के थ्रू। ऐसे ही KMnO4 में मैंगनीज का +7 से +6 होता रहता है। तो जैसे ही उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन आता रहता है, तो वो फिर खाली डी ऑर्बिट वो हमारे नीचे के डी ऑर्बिटल से शिफ्ट होकर ऊपर आके वैसे ही फिर क्या करता है, वो डी ट्रांजिशन करता है। पर पहला बेसिक रीजन क्या है उसके कलर डेवलप होने का? चार्ज ट्रांसफर। तो ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम हाईली इलेक्ट्रॉन रिच ऑक्सीजन टू क्रोमियम इन Cr2O72 नेगेटिव एंड फ्रॉम ऑक्सीजन टू मैंगनीज इन MnO4 नेगेटिव, ठीक है, डी ट्रांजिशन अकर्स बिकॉज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस फ्रॉम +6 to +5 +7 to +6। तो ड्यू टू दैट डी ट्रांजिशन दे डेवलप कलर। समझ में आ रही बेटा बात? पर पहले हम टर्म क्या लिखेंगे? चार्ज ट्रांसफर। तो चार्ज ट्रांसफर और डी ट्रांजिशन मिलकर एक तरीके से कलर होता है, पर अगर हम खाली उसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हम कलरिंग प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। समझ में आ रही बेटा बात? तो एक हमने इस चीज़ को और देखा कि कैसे कलर डेवलप करते हैं। अब देखो बेटा ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो वैसे तुम्हें प्रैक्टिकल में काम आती है, पर कई बार पीछे तुम्हें क्वेश्चंस मिल जाएंगे क्योंकि ज़्यादा मार्क्स की यूनिट है, तो हम एक ही छोटी सी टॉपिक को और कवर करते हैं। नॉर्मेलिटी निकाली थी हमने सॉल्यूशन में,
तो नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट वेट यूज होता है, मॉलिक्यूलर वेट यूज होता है, इक्विवेलेंट वेट। तो हम यहाँ पर इसका देखेंगे, देखो बेटा ये जो हमारा K2Cr2O7 होता है, इसका अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट निकालूंगी पूरा, तो देखना शायद मैंने निकाल रखा है, 294 है क्या, ठीक है। इसका कितना होता है बेटा, 294 इसका होता है मॉलिक्यूलर वेट। अब ये बताओ इसका एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है ड्यूरिंग इट्स ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन, 6। तो 294 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 6 से। मतलब ये छोटा सा टॉपिक है, इसमें बस मैं ये बता रही हूँ पोटेशियम डाइक्रोमेट का इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालते हैं और KMnO4 का अलग अलग मीडियम में कैसे निकालते हैं। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का इक्विवेलेंट वेट हमारा जब 294 को 6 से डिवाइड करेंगे कितना आया, देखो 49। तो 49 इसका कैसे आया ये तुम्हें पता होना चाहिए, कैसे आए, 6 से डिवाइड करा है। 6 से क्यों डिवाइड करा है, क्योंकि इसका एक मॉलिक्यूल एसिडिक मीडियम में 6 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। और अगर मैं ऐसे ही KMnO4 का निकालूं, तो KMnO4 का अगर मैं हम यहाँ पर वो निकालेंगे तो शायद 158 होता है इसका मॉलिक्यूल। तो अब अगर हम एसिडिक मीडियम देख रहे हैं तो किससे डिवाइड करूंगी, 5 से, तब ये 31.6 आ जाएगा। और अगर मैं न्यूट्रल या वीकली एल्कलाइन मीडियम ले रही हूँ तब हम डिवाइड करेंगे इसको 3 से, तब कितना आएगा, देखो 20 कुछ ऐसे आएगा, 52.6, हाँ ये 15 है, 52.6। और अगर मैं स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन मीडियम लूँ तब इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, 158 ही रहेगा, क्योंकि तब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो वो उतना ही रहेगा, ठीक है। और एक छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन मैंने उसमें नोट्स में और डाल रखी थी कि देखो बेटा जो KMnO4 होता है, अगर हमें इसको कभी भी एसिडिक मीडियम देना होता है तो हम सिर्फ और सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड ही यूज कर सकते हैं। अगर HCl या नाइट्रिक एसिड को यूज करोगे ना तो उसका उतना प्रॉपर ऑक्सीडाइजिंग एक्शन निकल कर नहीं आता है। तो ये भी तुम्हें पीछे क्वेश्चंस कई जगह मिलेगा कि वाई H2SO4 is only used to provide acidic medium for KMnO4, या why HCl and nitric acid can't be used to provide acidic medium for KMnO4, ठीक है। देखो ऐसा इसलिए होता है बेटा, देखो एक होता है हमारा HCl और एक है हमारी नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अब HCl क्या कर देता है, और देखो बेटा नाइट्रिक एसिड, हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब हमारा KMnO4 बिहेव कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर कोई आया कोई रिड्यूसिंग एजेंट, और अब यहाँ पर हम जो भी एसिड डालेंगे वो ऐसी होनी चाहिए ना जो ना तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करे, जो ना ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करे, बस चुपचाप मीडियम प्रोवाइड करे, ना इसको कुछ हेल्प करे काम करने में, ना ही इसको कुछ हेल्प करे, पर ये दोनों एक एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है। HCl क्या होता है, एक अच्छा क्या बन जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है, वो खुद Cl2 में कन्वर्ट होके इलेक्ट्रॉन देने लग जाता है। अब जबकि हमें तो इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग एजेंट जो डाला है उसी से ही चाहिए, तो HCl खुद Cl2 में कन्वर्ट होके रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करके क्या करता है, उसमें इंटरफेरेंस पैदा करता है ना, एक रुकावट भी डालता है, या हम कहें फालतू में है ना कि जबरदस्ती बीच में पड़ता है, जिसकी जरूरत नहीं है हमें। और नाइट्रिक एसिड क्या होती है, ये खुद भी एक बहुत अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जो काम KMnO4 को करना चाहिए तो उसका कुछ % काम तो नाइट्रिक एसिड ही कर देती है, तो KMnO4 अपनी पूरी एफिशिएंसी नहीं दिखा पाता। समझ में आ रही बेटा बात? तो अब एकदम हम सिंपल कहें तो HCl को क्यों नहीं यूज करते, बिकॉज HCl itself changes into Cl2, acts as reducing agent, ठीक है ना, with the other reducing agent। समझ रहे हो कि HCl interferes in reaction by converting itself into Cl2 by loss of electrons, ठीक है। And nitric acid acts as oxidizing agent, so it also interferes in that particular redox reaction। तो ये दोनों ही एक तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करके और एक रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करके रिएक्शन में एक रुकावट पैदा करते हैं, तो इसलिए हम इनको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए यूज नहीं करते, ठीक है बेटा। तो दिस इज ऑल अबाउट KMnO4, K2Cr2O7। अब हमारा इसमें एक टॉपिक बचा है, दैट इज लेंथेनाइड्स एंड एक्टेनाइड्स, या लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स भी कह सकते हैं, दैट इज बेसिकली F ब्लॉक एलिमेंट। हमारी यूनिट थी D एंड F ब्लॉक, तो D ब्लॉक हमारा पूरा हो गया, अब हम करेंगे इसके बाद इसमें F ब्लॉक। तो कल सब KMnO4 और K2Cr2O7 को अच्छे से याद करके आएंगे, प्रिपरेशन एंड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो उसका फिर हम टेस्ट लेंगे।